Hello students, this is Mahesh Nagar. You are watching English from home. Today I'm here again with another topic, with another lesson, with another story. The story is from class 12th Flamingo English book, which is introduced by NCERT. टॉपिक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग. लॉस्ट स्प्रिंग फ्लेमिंगो का दूसरा लेसन है. ये स्टोरीज है स्टोलन चाइल्डहुड की, विच इज़ रिटन बाय अनीस जंग, एन इंडियन इंग्लिश राइटर. मैं आपको बता दूं कि स्टोरी में दो पार्ट हैं, दो बच्चों की कहानियां हैं, छोटे बच्चों की. हम पहले स्टोरी को यहाँ पर रिकाउंट करें, आई मीन टू से मैं आपको समरी बताऊंगा. स्टोरी शुरू होती है, स्टार्ट होती है. अनीस जंग एक ऐसी लेडी राइटर है जो कि फोकस करती है उन डाउन ट्रोडन और सफरिंग पीपल के ऊपर, स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन. बच्चों और औरतों पर इन्होंने अपनी राइटिंग्स स्पेशली करी है. यहाँ पर इस स्टोरी में साहेब एक छोटा लड़का रहता है, रैक पिकर का, यानी कि कचरा बिनने वाले का. वो भी यही काम करता है और इसके ऊपर उनकी स्टोरी है. स्टोरी शुरू होती है जब ऑदर दिल्ली में रहती है और दिल्ली में एक दिन वो साहेब नाम के लड़के से मिलती है. एक दिन मिलने से कुछ नहीं होता है. जब बार बार वो उसको देखती है कि कहीं ना कहीं एक लड़का जो है रेगुलरली गार्बेज यानी कि कचरे के ढेर में से कुछ ढूंढता रहता है, ऑदर अनीस जंग उसके पास जाती है और उससे उसका नाम पूछती है. जब उससे नाम पूछती है तो नाम वो बताता है कि मेरा नाम साहेब है. एक्चुअली ऑदर ये कहती है, यहाँ पर राइटर ये कहती है कि शायद उस बच्चे को उसके नाम का मीनिंग भी नहीं पता होगा, जिसका मतलब होता है गॉड, ईश्वर. ठीक है. लेकिन जब बच्चे को पता चलता है उसके नाम का मीनिंग, तो वो सरप्राइज हो जाता है कि अरे मेरा नाम इतना बड़ा है और मैं काम क्या कर रहा हूँ. ठीक है, काम क्या कर रहा हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये उसका डेली रूटीन का काम था. अनीस जंग उससे धीरे धीरे करके जब रेगुलरली मिलती है तो पता चलता है कि वो एक अकेला ऐसा बच्चा नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे और भी बच्चे हैं, कई सारे और भी चिल्ड्रन हैं, किड्स हैं, जो कि उसी की तरह हैं. कुछ लड़के हैं तो कुछ लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी उम्र में हैं. अनीस जंग के अकॉर्डिंग वो कहती है कि मॉर्निंग में ये बच्चे इस तरह से बेयर फुटेड रोड सड़कों पर निकलते हैं. बेयर फुटेड यानी नंगे पांव निकलते हैं, जिस तरह से कि सुबह सुबह पक्षी के झुंड अपने घोंसलों से निकलते हैं और खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं. ये बच्चे भी उसी तरह से निकलते हैं. और दोपहर में जिस तरह से सभी पक्षी अपने पेड़ों के अपने घोंसलों में जाकर आराम करते हैं धूप की वजह से, ये बच्चे भी डिसअपियर हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. अनीस जंग कहती है इनके बारे में, इनकी दुर्दशा किस तरह से है और साहेब जो है वो किस तरह से और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं. इसकी छानबीन करने के ऊपर जब वो आगे जाती है, जब रोज़ मिलता है वो, तो अनीस जंग उससे कहती है कि तुम रेक पिक क्यों करते हो, यानी कि कचरा क्यों बिनते हो, क्या तुम स्कूल जाओगे. वो बोलता है बिल्कुल मैं स्कूल जाऊँगा अगर वो लोग स्कूल ओपन करें. दे ओपन द स्कूल. दे यहाँ पर यूज़ किया है गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट अगर स्कूल ओपन करती है हमारे एरिया में तो डेफिनेटली मैं स्कूल जाऊँगा. ऑदर यूं ही हंसी मजाक में कह देती है कि अगर मैं स्कूल ओपन करूँ तो तुम आओगे. वो बोल देता है बिल्कुल आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा. कुछ दिन बाद जब ऑदर फिर वापस उस बच्चे से मिलती है तो बच्चे का क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड था. ऑदर के सामने उसकी मजाक अब सीरियस हो चुकी थी बच्चे के लिए. उसकी आंखों में चमक थी ये बात सुनकर कि जो मुझसे रोज़ मिलती है वो वुमेन एक दिन स्कूल ओपन करेगी और मैं स्कूल में पढ़ने जाया करूँगा. वो सडनली पूछ लेता है ऑदर से कि क्या हुआ आपके स्कूल का. ऑदर यहाँ पर थोड़ी सी इम्ब्रेस हो जाती है, थोड़ी सी सहम जाती है और अपने आप में उसको दुख भी होता है कि मैंने इस बच्चे से एक ऐसा कमिटमेंट कर दिया जो कि मैं पूरा नहीं कर सकती. ऑदर उसको कहती है कि बेटा स्कूल जो है ना वो ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा टाइम आप वेट करो तो डेफिनेटली स्कूल का भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा. फिर एक दिन वो साहेब के साथ साथ कुछ और बच्चों के साथ मिलती है, उनसे पूछती है. जब उनसे पूछती है कि वो सभी नंगे पाँव क्यों हैं, तो एक बच्चा कहता है कि एक्चुअली में मेरी माँ जो है वो शेल्फ के ऊपर कुछ जूते रखे हुए हैं, चप्पल्स रखे हुए हैं, वो चप्पल मुझे देती नहीं है निकाल के, इसलिए मैं जूते नहीं पहनता. इस बात पर दूसरा बच्चा जो है, सेकंड जो चाइल्ड रहता है, वो एक तरह से आयरनिकली कहता है हाँ ठीक है, वो बिल्कुल इसकी माँ इसको जूते निकाल के नहीं देती है, लेकिन अगर उसकी माँ इसको जूते निकाल के दे भी दे या चप्पल जो भी रखे हैं वो निकाल के दे भी दे तो ये पहनेगा नहीं, ये उनको फेंक देगा, क्योंकि इसकी आदत पड़ चुकी है नंगे पाँव चलने की. तीसरा बच्चा कहता है कि हाँ, तीसरा बच्चा इस बात पर कहता है कि मुझे एक जोड़ जूता चाहिए. शायद
ऑदर के अकॉर्डिंग उसने अपनी लाइफ में कभी जूते पहने ही नहीं है, देखे ही नहीं है, तो वो इच्छा जाहिर करता है कि मुझे भी एक जोड़ जूता चाहिए। स्टोरी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे इन बच्चों को फॉलो करते हुए ऑदर हमारी दिल्ली की पेरीफेरी यानी कि जो बाउंड्रीज रहती है, उन बाउंड्रीज में एक सीमापुरी नाम का छोटा सा कस्बा या गांव हम कह सकते हैं वो रहता है। वहाँ पर पहुँच जाती है। साहिब की फैमिली भी वहाँ पर रहती है और लगभग 10,000 रेक पिकर्स वहाँ पर एक साथ रह करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि झोपड़पट्टी या एक हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल बैकवर्ड है, जहाँ पर वेल सेटलमेंट नहीं है, अच्छे रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, पानी नहीं है, गटर्स और गंदगी यहाँ वहाँ फैली हुई है। क्योंकि ये लोग रेक पिकर्स थे, कचरा बिन बिन के घर ले जाते थे, उससे अपना यानी कि सर्वाइवल चलाते थे, अपनी जीवन चलाते थे। जब सीमापुरी ऑर्डर पहुँचती है तो कई सारे लोगों से मिलती है, एडल्ट से भी मिलती है, औरतों से मिलती है, पुरुषों से मिलती है, बातें करती है और उनकी दुर्दशा के बारे में पूछती है। जब इन 10,000 रेक पिकर्स के बारे में उसको पता चलता है, जब इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं पिछले 30 ईयर्स से। ये कहाँ से आए हैं? ये बांग्लादेश से आए हुए थे 1971 में। और जब ऑदर इस लेसन को लिख रही थी, स्टोरी को लिख रही थी, तब तक 30 साल हो चुके थे उस बात को। 30 सालों से ये लोग सीमापुरी नाम की जगह पर एक गंदी बस्तियों में रह रहे थे, और वो भी विदाउट आइडेंटिटी, बिना पहचान के। और ये कहावत भी है कि जात, धर्म या पहचान तो तब मैटर करती है ना जब आपके पास पेट भरने को खाना हो। इन लोगों के पास पेट भर खाना नहीं था। ये बच्चे ऐसे ही सड़कों पर घूमते रहते थे, अपना खुद का पेट भरने के लिए ये कचरा उठाते थे, बेचते थे। एजुकेशन तो दूर दूर तक हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते थे इन लोगों की। दे आर एक्चुअली रिफ्यूजीज। ये हम कह सकते हैं कि रिफ्यूजीज थे, ये शरणार्थी थे जो कि बांग्लादेश से आए थे। आपको पता होगा बांग्लादेश जब अलग हुआ पाकिस्तान से तो उस समय भयंकर युद्ध हुआ था वहाँ पर। और जब युद्ध हुआ उसके बाद वेदर कंडीशंस और वेदर की भी जो स्थितियाँ थी वो ख़राब थी, तो इस वजह से ये लोग अपने सर्वाइवल के लिए इंडिया की तरफ मूव कर गए थे और दिल्ली सीमापुरी ये पहुँच गए। जब कुछ औरतों से बात करती है ऑदर और कहती है कि तुम्हारा जो ढाका है बांग्लादेश का, जहाँ से तुम आए हो, वहाँ पर बड़ी अच्छी लैंड है वो, ठीक है, ज़मीन अच्छी है वहाँ पर, नदियाँ हैं वहाँ पर, प्राकृतिक खूबसूरती जो है वो नेचुरल ब्यूटी वहाँ पर बहुत है, तो आप उतनी सुंदर जगह छोड़कर इतनी गंदी बस्तियों में आकर क्यों पड़े हो? तो वहाँ पर कुछ महिलाएं जो कि अपनी फटी हुई साड़ियों में बैठी हुई थी, वो कहती है कि मैडम एक चीज़ बताइए, अगर वो ब्यूटीफुल लैंड हमारे लिए सफिशिएंट ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हमारा फूड अगर प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो ऐसी ब्यूटीफुल लैंड का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, अगर आप भूखे हैं तो आपको कोई खूबसूरती नज़र नहीं आएगी, आपको सिर्फ खाना नज़र आएगा। इन लोगों की भी वैसे ही दुर्दशा थी, वैसे ही बैकवर्डनेस थी। जब आगे वो बढ़ती है और साहिब से अगले दिन मिलती है तो साहिब उसको एक्साइटेड होकर कहता है कि कभी कभार मुझे इन गार्बेजेस में से गोल्ड मिल जाता है। गोल्ड यहाँ पर उसने एक सिंबॉलिक वर्ड यूज़ किया है। गोल्ड मतलब सोना कोई कचरे में नहीं फेंकता है। गोल्ड मिल जाता है मतलब मुझे कभी कभार 1 रुपी तो कभी कभार 10 रुपीज़ भी मिल जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे पैसे भी नहीं मिलते उसको गार्बेज से। वो कहना चाह रही है ऑदर कि ये जो गार्बेज पिक करता है, इस गार्बेज को ले जाकर ये जब सेल आउट करता है, बेचता है, तब कभी कभार इसको 1 रुपया मिल जाता है उसका, और कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं, कुछ अच्छा लक रहा तो ऐसे ही इनकी ज़िंदगी चल रही थी। नेक्स्ट डे जब वापस से मिलती है, नेक्स्ट डे या किसी और मॉर्निंग में सुबह सुबह जब ऑदर उसको देखती है, तो वो लड़का साहिब जो है वो एक हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर मीन्स कैन, या हम बोल सकते हैं कि एक डब्बा, वो अपने हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर लेकर एक मिल्क बूथ की तरफ जाता रहता है और बड़ी निराशा भरे शब्दों में वो कहता है, बड़ा हताश है आज, वो डिमोटिवेटेड है, और वो कहता है, एक इशारा करके बताता है कि दैट इज़ द शॉप, ये देखो कि वो वहाँ पर एक दुकान है चाय की, वहाँ पर मुझे नौकरी मिल गई है। आजकल मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ और मुझे महीने का 800 रुपीज़ मिलता है, और साथ में मेरे सारे मील्स यानी कि खाना जो रहता है 2 या 3 टाइम जितना खाएगा वो, उतना भी मुझे फ्री मिलता है। लेकिन उसकी हम कह सकते हैं कि उसकी वॉइस में वो मोटिवेशन नहीं था 800 रुपये महीना मिलने का। एक फिक्स अमाउंट उसको मिलना था, खाना भी मिलता, लेकिन वो खुश नहीं था, क्योंकि वो स्टील का कैनिस्टर जो है वो उसको भारी लग रहा था एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द सेक विच ही हेल्ड ऑन हिज बैक। जो उसकी पीठ पर वो लाद कर गार्बेज का जो बैग ले जाता था वो काफ़ी हल्का उसको लगता था, क्योंकि कुछ भी हो, रैक पिकिंग हिज ओन बिजनेस
रैक पिकिंग उसका खुद का धंधा था। एंड ये जो कैटल लेकर वो या कैनिस्टर लेकर वो दूध लेके जा रहा है और फिर चाय बना के चाय के स्टॉल पर कप धोएगा या वहाँ की साफ़ सफाई करेगा या लोगों को, अपने कस्टमर्स को अटेंड करेगा, तो ये जो टी स्टॉल थी ये किसी और की थी, तो उसको ऑनरशिप वाली जो फीलिंग है वो नहीं आ रही थी। एक छोटा बच्चा जो कि अनपढ़ रहता है, कभी स्कूल नहीं गया, कहीं दूसरे देश से आया है, इन लोगों की एक और ख़ास बात थी, इन लोगों के नेम्स जो है वो आइडेंटिटी तो इनके पास नहीं थी, लेकिन इनको राशन कार्ड इशू कर दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट दे कैन फीड देमसेल्फ। वो अपने आप को पेट भर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने उस समय इनको राशन कार्ड दे दिए थे। और दूसरा राशन कार्ड देने का एक और फ़ायदा था, और फ़ायदा किसका था? फ़ायदा उन लोगों का था जो कि पॉलिटिकल लीडर्स थे। पॉलिटिकल लीडर्स ने इनको इशू करवाए थे राशन कार्ड, सो दैट दे कैन गेट देयर नेम इन वोटर लिस्ट, इनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाए, एंड दे कुड कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर। वो अपना वोट दे सके, अपना कीमती वोट जो है उस पर्सन को दे सके जिनने इनकी मदद करी है। और इसी तरह से ये एक वोट बैंकिंग का जो फंडा है, 10,000 रेक पिकर्स, यानी कि आप 10,000 वोट की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा करेगा ही, तो उसके लिए इनको राशन कार्ड जरूर इश्यू कर दिए गए थे, अदरवाइज इनकी कंडीशन खराब थी। इस बीच ऑथर जो है उसको एक और स्टोरी यहाँ पर वो नरेट करती है कि जब वो कई साल पहले एक जगह गई थी, और वहाँ पर जब वो गई तो एक मंदिर को उसने देखा, और मंदिर के पास, मंदिर में एक पुजारी था, उसका लड़का एक्चुअली स्कूल जाया करता था, और वो जब स्कूल जाता तो वो भगवान के सामने खड़े होकर वो प्रार्थना करता था हाथ जोड़ के कि भगवान मुझे एक जोड़ जूते मिल जाए। तो कभी एक ऐसा दिन था उसका कि जब उसके पास जूते नहीं थे, लेकिन जब आफ्टर फ्यू ईयर्स शी वेंट एट द सेम टेम्पल, जब वो वापस से उसी जगह उसी शहर जाती है, तो वहाँ क्या देखती है वो? अब 30 साल 25 साल के बाद डेफिनेटली प्रीस्ट जो है, पुजारी भी बदल चुका था। पुजारी कौन बदलेगा? जैसे कि आपको पता है कि एक प्रीस्ट जो है उसका बेटा ही वहाँ का प्रीस्ट बन जाता है, तो शायद संभवतः ऐसा ही हुआ हो। परहैप्स द चाइल्ड हु वाज देयर फॉर आस्किंग फॉर ए पेयर ऑफ शूज टू द गॉड, जो प्रे कर रहा था भगवान से, आज वो पुजारी बन चुका होगा। उसका जो बेटा है वो देखती है कि मंदिर के पीछे एक रूम है जहाँ पे प्रीस्ट रुके हुए हैं, वहाँ पर कुछ रेड कलर और वाइट कलर की चेयर्स रखी हुई है, एक बेड शीट भी है, एक बेड भी है। एक बच्चा स्कूल से आता है, वेल ड्रेसअप में है, अपना बैग निकाल के फेंक देता है। आज उसके पास जूते भी है और मोजे भी वो पहने हुए। ऑथर को ये जानकर खुशी होती है कि कम से कम उस बच्चे को ना सही, लेकिन उसके बेटे को शूज़ मिल गए, जूते मिल गए, तो शायद गॉड ने उसकी प्रे सुन ली है, स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली, और उसको नहीं तो उसके बेटे को जो है, यानी कि एक प्रीस्ट के बेटे को, एक पुजारी के बेटे को, या एक पुजारी का बेटा आज जूते पहन सकता है, उसकी विश पूरी हुई। यहाँ पर इस साहिब की स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट स्टोरी है किसी दूसरे बच्चे की, वो भी इसी तरह से किसी दुर्दशा में है। हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी बोरिंग लगेगा, समझ में आएगा नहीं और याद रहेगा नहीं। 2 स्टोरीज विल बी मिक्स्ड टुगेदर, ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए दूसरे वीडियो में हम लेके आएंगे एक और स्टोरी रिटन बाय अनीश जंग इन द सेम टॉपिक, ऑन द सेम टॉपिक, इसी टॉपिक पर लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और प्रोग्रेस करते रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।